बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीपी को समझना है कि मेरे पास बीपी है क्या। इसके बाद फिर मेरे पास हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं कि एलिवेटेड बीपी, फिर मेरे पास हाइपरटेंशन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन है कि कौन कौन सी मेरे पास हाइपरटेंशन की टाइप्स मेरे पास हो सकती है। इसके बाद मेरे पास जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो मैकेनिज्म है जिसके जरिए मेरे पास हाइपरटेंशन आती है, उसको समझना है। इसके बाद मेरे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं डिफिनीशन ऑफ हाइपरटेंशन से। तो हाइपरटेंशन हम कहते हैं कि persistent elevated BP, persistent elevated BP when a person had high BP for 2 or 3 days or many days, so that would be considered as a hypertension। अगर एक बंदे की एक पेशेंट की बीपी हाई आ रही है लेकिन दिनों के लिए कुछ टाइम के लिए, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज हाइपरटेंशन। फिर हमने डिसाइड किस तरह करनी है कि ये मेरे पास हाइपरटेंशन है कि नहीं, उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं बीपी को डिस्कस करते हैं। मेरे पास है बीपी मींस ब्लड प्रेशर। कि मेरे पास ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर मेरे पास हम कहते हैं कि the pressure which is exerted by the column of blood or the wall of the blood vessels is called blood pressure। क्या हुआ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ब्लड वेसल्स है, इसमें मेरे पास क्या है कि ब्लड है। जो प्रेशर इस वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स पर लग रही है, इस वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स पर लग रही है, ये मेरे पास क्या है, ब्लड प्रेशर है। जो कि जनरली अगर हम बात कर ले एडल्ट में मेरे पास 120/80 mmHg जो एक कट ऑफ वैल्यू है, इसको कंसिडर किया जाता है कि नॉर्मल। इसको हमने मेजर किया कि जी ब्लड इस ब्लड वेसल्स पर कितने अमाउंट ऑफ प्रेशर डाल रही है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही थी 120/80, दैट इज ब्लड प्रेशर। अब मैथमेटिकली मेरे पास ब्लड प्रेशर किस चीज के बराबर है। मैथमेटिकली ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ये मेरे पास क्या है, ब्लड प्रेशर है। कि कार्डियक आउटपुट जो कि एक हम क्या कहते हैं, कार्डियक अमाउंट ऑफ द ब्लड व्हिच इज इंजेक्टेड आउट बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। फिर मेरे पास पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द वेसल्स, जो कि वेसल्स में ब्लड जा रही है ना, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब हमने डिसाइड किस तरह करनी है कि ये मेरे पास ब्लड प्रेशर है, इस बंदे को ब्लड प्रेशर है कि नहीं। आया एक मैंने यहाँ पर एक लफ्ज लिखे एलिवेटेड बीपी, आई यहाँ पे हाइपरटेंशन है कि नॉट हाइपरटेंशन। एक बंदा आ गया, इसकी आपने बीपी चेक की, इसकी बीपी बड़ी भी आ रही थी, एलिवेटेड थी, तो क्या इसको हमने हाइपरटेंशन कंसिडर करनी है कि नहीं करनी। तो नहीं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, एक बंदे की आपने बीपी चेक की तो एटलीस्ट आपने 3 डेज बीपी चेक की। क्या किया आपने 3 डेज मॉर्निंग और प्लस इवनिंग आपने बीपी चेक की 3 डेज। इसके बाद आपने क्या किया, इसकी एक मीन वैल्यू निकाल दी, आपने एक एवरेज निकाल दिया। आपने बीपी चेक की 3 डेज और आपने एक एवरेज निकाल दिया। वो जो एवरेज आपने फिर कंपेयर करना है कि ये एलिवेटेड बीपी है कि नहीं। अगर एलिवेटेड आ रही है तो आपने फिर इसको जो है ना ये इंडिकेशन ये पॉइंट आउट करना है कि जी मेरे आपको ब्लड प्रेशर है। अगर वो एलिवेट जो एवरेज वैल्यू है वो एलिवेटेड नहीं आ रही, इस बंदे को हाइपरटेंशन नहीं है कि एक दफा आपने चेक किया उसके हाइपरटेंशन। एटलीस्ट आपने 2 मेजरमेंट 2 आपने क्या करनी है, वैल्यू लेनी है। एटलीस्ट 2 दफा आपने मेजरमेंट करनी है। अगर वो एलिवेटेड आ रही तो आपने एक आइडिया हो जाता है कि जी आपको हाइपरटेंशन या एलिवेटेड बीपी है। अब इसकी कुछ मेरे पास क्या है, एक रेंजेस है। अगर एक बंदे की सिस्टोलिक बीपी 130 से नीचे है और डायस्टोलिक 85 से नीचे है, इसको कंसिडर किया जाता है नॉर्मल। फिर अगर 130 से 139, 85 से 89 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसको कंसिडर किया जाता है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। क्या मतलब हुआ
कि इस बंदे को हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन ये हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है, तो इसने क्या करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करानी है, डाइट में अपनी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है ना। जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उस पर जो है ना थोड़ी सी हैंड अपने हाथों को काबू रखना है, क्या वो जो है ना मेंटेन रहे। तो इसको फिर एक स्टेजेस में डिवाइड किया गया, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। फिर मेरे पास स्टेज 1 140 से 160 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक मेरे पास क्या है 90 से 99, ये मेरे पास स्टेज 1। फिर स्टेज 2 एंड स्टेज 3 जो कि बहुत सीवियर है। स्टेज 3 मेरे पास क्या है, एक सीवियर जो कि 180 से अबव, 110 से अबव। अगर इसमें आ गया तो ये मेरे पास सीवियर हाइपरटेंशन है। इसको आपने फिर तो 3 मेडिकेशन से उसको आपने फिर इसके साथ क्या करनी है, इसके साथ रिकवरी आपने करनी है। जो 3 मेडिकेशन आपने देनी है और इसके साथ आपने रिकवरी करानी है, ठीक है ना। तो ये था मेरे पास क्या, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन और इसकी उसके कुछ स्टेजेस कि कौन कौन सी स्टेजेस मेरे पास हाइपरटेंशन की हो सकती है, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन है कि मेरे पास टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन कौन कौन सी है। तो broadly we are having 2 types of hypertension. The one is primary hypertension, the other one is a secondary hypertension. अब जो मेरे पास ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये मेरे पास आइडियोपैथिक होता है विद नो नाउन काजेस। प्राइमरी हाइपरटेंशन की कोई नाउन काज नहीं होती, इसकी कुछ आप कह रहे कि ये आप नहीं बता सकते कि इसकी क्या काज हो सकती है, ठीक है ना। एक मल्टीपल चीजें होती है जो इसको कराती है, ठीक है ना। तो ये हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको विदाउट काजेस कंसीडर किया जाता है। ये जनरली 25 से लेके 50 एज के दरमियान इन बंदों को जो है ना ये हाइपरटेंशन आती है, क्योंकि प्राइमरी हाइपरटेंशन विदाउट काजेस। दूसरा है मेरे पास है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसकी मेरे पास क्या है, काजेस होती है, ठीक है ना। कुछ मेरे पास रीनल काजेस होती है जो कि हम पढ़ेंगे, कुछ सीरियस काजेस होती है। तो इसकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की काजेस होती है, उस काजेस की वजह से मेरे पास क्या आती है, हाइपरटेंशन आ जाती है, ठीक है ना। और ये मेरे पास अगर एक बंदे की 25 एज से कम इसकी बीपी हाई है, इसको हाइपरटेंशन है, तो जनरली ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आती है। आपने फिर टेस्ट करानी है, डिफरेंट टेस्ट होती है, आप लोगों को उसके आपने फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जनरली 50 एज से अबव अगर आ रही है किसी की, क्या इसकी एज किसी की 50 अबव है और इसको हाइपरटेंशन हो गई, तो मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी ड्यू टू सेकेंडरी काजेस। इसको फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाता है। अब इस प्राइमरी हाइपरटेंशन को डिवाइड किया गया है 2 में, ठीक है ना। जनरली इसको 2 में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं बिनाइन, दूसरे को हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन क्या है, एलिवेटेड बीपी है लेकिन विद नो साइंस और कॉम्प्लिकेशन। ये मेरे पास बिनाइन हाइपरटेंशन मेरे पास 200 बटा 100 mmHg ये बीपी आ गई, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो उसके हाइपरटेंशन की वजह से आती वो नहीं है, एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है वगैरह, ठीक है ना। मेरे पास कॉम्प्लिकेशंस आर एंड ऑर्गन डैमेज, ये मेरे पास नहीं है, इसको कंसिडर किया जाता है एज बिनाइन हाइपरटेंशन। दूसरा है मेरे पास मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मेरे पास क्या होगी, एंड ऑर्गन डैमेज होगी। ये मेरे पास एक ऐसी हाइपरटेंशन है जिसमें मेरे पास 250 बटा 150 है, लेकिन इसमें मेरे पास एंड ऑर्गन डैमेज होगी। अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन की तरफ कि मेरे पास कौन सी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से मेरे पास हाइपरटेंशन होती है, कि कौन सी पाथवेज है जिसकी वजह से मेरे पास हाइपरटेंशन डेवलप होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर एक्टिवेशन ऑफ CNS, पुअर एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो एक बंदे की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट है, तो ये मेरे पास लीड करेगी क्या,
हाइपरटेंशन को। किस तरह कि फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हाइपरटेंशन किस तरह लानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इंक्रीज करनी है आपकी हार्ट रेट को, हार्ट रेट को इंक्रीज करनी है। तो हार्ट रेट किस तरह इंक्रीज होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरे पास क्या होता है कि एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जो कि मेरे पास बीटा 1 रिसेप्टर एक्ट कर लेता है, एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर, जो कि मेरे पास ऐसे नोट पर प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से मेरे पास हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हार्ट रेट इंक्रीज है तो इससे हाई बीपी क्यों इंक्रीज हो जाती है? हमें पता है कि बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या? पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। ये कार्डियक आउटपुट फिर मेरे पास बराबर है, इट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर हार्ट रेट बढ़ा ली, इसकी वजह से मेरे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, इसकी वजह से मेरे पास बीपी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द पाथवे, वन ऑफ द मैकेनिज्म जिसकी वजह से मेरे पास बीपी इंक्रीज होती है। दूसरे नंबर पर मेरे पास है क्या? वेजो कॉन्स्ट्रक्शन। अब क्या होता है कि यही मेरे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसने नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज किया। जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गया सो इट विल एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर, और जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा तो ये हो जाएगा वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, मेरे पास विसल की ल्यूमन तंग हो जाएगी और जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने आप ल्यूमन तंग कराते थे उसकी प्रेशर इंक्रीज होते जाती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नॉर्मल ब्लड वेसल थी, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे पास ब्लड वेसल्स कितनी हो गई, तो फॉर एग्जांपल ये कम बीपी वेजो डायलेशन में और नॉर्मल वेसल में, तो वेजो कंस्ट्रक्शन में मेरे पास बीपी एलिवेट हो जाएगी। दूसरा मेरे पास जो पाथवे है वो है रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म का एब्रिविएशन क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए मेरे पास बीपी एलिवेट होती है। तो होता क्या है कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल एक ये मेरे पास नेफ्रॉन है इस तरह, ठीक है ना। मेरे पास क्या है? नेफ्रॉन। तो किडनी की तरफ मेरे पास एक आर्टरी आई हुई होती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी। अब एफरेंट आर्टरी ने क्या करनी है? वो ब्लड किडनी की तरफ लाती है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या होता है? यहां पर मेरे पास एक सेल्स है जिसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। इस सेल्स में एक एरिया है जिसको हम कहते हैं मेक्यूला डेंसा। अब मेक्यूला डेंसा ने जब ये ब्लड ले आती है पर एफरेंट आर्टरी, ये मेरे पास ब्लड किडनी की तरफ ले आती है, तो जब ये ब्लड में ब्लड फ्लो कम हो जाती है या ब्लड फ्लो कम हो जाए, दो चीजें, या तो इस आर्टरी में ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर कम हो जाए या इसमें मेरे पास क्या सोडियम लेवल कम हो जाए। तो इस मेक्यूला डेंसा ने क्या करना है? इस चीज को डिटेक्ट करनी है। जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाए, सोडियम कम हो जाए, ठीक है ना, ब्लड में, so the medulla डेंसा it is a detector, so it will sense this change in our blood. So what would happen next? ये medulla डेंसा मेरे पास क्या करेगा?
मेरे पास रिलीज करेगा रेनिन को। तो इस मिथिला डेंसा से मेरे पास क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा रेनिन। ठीक ना। इस रेनिन में यहां पर मेरे पास क्या है, लिवर होता है। लिवर से मेरे पास ब्लड में एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। ये मेरे पास रिलीज हो जाती है। तो ये रेनिन इट विल एक्ट ऑन एंजियोटेंसिनोजिन और इसको कन्वर्ट करेगा किस चीज में, एंजियोटेंसिन 1 में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में। इसके बाद फिर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास लंग्स है। तो लंग्स से मेरे पास रिलीज हो जाएगा क्या, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 इसकी फर्दर अपनी क्या है, एक फंक्शन है, इसमें आगे जाके एक कंप्लीट फंक्शन करानी है। ठीक है ना। तो इस एंजियोटेंसिन 2 ने क्या ना 3-4 फंक्शन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, एक तो इसने एक इंपॉर्टेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेजो कंस्ट्रक्शन काज करनी है। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई तो डेफिनेटली हमें पता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन से बीपी एलिवेट हो जाती है, लेवल डिक्रीज हो जाती है और बीपी एलिवेट हो जाती है। तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोटेंसिन 2 इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है, पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर। इसके बाद इसने क्या करनी है, वेजो कंस्ट्रक्शन के अलावा रिलीज ADH फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ADH रिलीज हो गया तो हमें पता है कि ये ADH क्या करेगा, किडनी पर एक्ट करेगा और वहां से इंक्रीज करेगा क्या, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से मेरे पास बीपी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द वे कि इसने एक फंक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है ना। इसके अलावा इसने क्या करनी है, एक्टिवेट द थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस इन ब्रेन, और सेंटर को एक्टिवेट करेगा और आपको जो है ना क्या हो जाएगा, पानी पीने की जो है ना उसकी तमन्ना हो जाएगी और आप फिर पानी पियोगे। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट इसने क्या करनी है, रिलीज इज एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। जब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा फिर इसने हमें पता है एल्डोस्टेरोन ने क्या करनी है, इसने जाके एक्ट करनी है ऑन किडनी और वहां से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। जब सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होगी तो इसके साथ वाटर भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से मेरे पास बीपी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ द RAS mechanism, how the renin and the angiotensin aldosterone system elevates your BP। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कुछ मैकेनिज्म है, इस तरह कुछ काजेज है जिसने CNS को इंक्रीज कर लिया, जिसने रेनिन सिस्टम RAS मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया, तो इस काजेज की वजह से मेरे पास फिर हाइपरटेंशन आएगी। ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये तो हो गया। अब मेरे पास है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो एक्सप्लेनेशन हमने इसके टाइप्स हमने डिस्कस किए, मैलिग्नेंट एंड वगैरह, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। इसके बाद फिर मैकेनिज्म हमने डिस्कस की किस तरह मेरे पास हाइपरटेंशन वजूद में आ रही है, किस तरह मेरे पास बीपी एलिवेट हो जाती है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन मेरे पास क्या है? अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जिसकी नाउन काजेज है, जिसकी हमें पता है कि कौन सी काजेज की वजह से मेरे पास बीपी एलिवेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एक को, वो है मेरे पास क्या? सीरियस काजेज के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से आपकी बीपी इंक्रीज हो जाती है। किस तरह? मेरे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा। अब कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा क्या है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हार्ट है, तो यहां से मेरे पास आयोटा निकली हुई होती है, तो कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा मेरे पास क्या होता है? यहाँ पर मेरे पास आयोटा में ब्लॉकेज हो जाती है, इस तरह पर स्टेनोसिस हो जाती है, मेरे पास ये कॉम्प्लिकेशन मेरे पास अराइज हो जाती है। तो क्या होगा कि ब्लड जब यहाँ से जाएगा यहाँ से तो बहुत कम जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बीपी डाउन होगा, जिसमें सिंस करानी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रेनिन, वहां से रिलीज होगा, वहां से बीपी मेरे पास एलिवेट होगा। सो दैट इज वन ऑफ द काज जिसकी वजह से मेरे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन आती है। तो अगर इस वजह से कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा से मेरे पास हाइपरटेंशन आ गई है, इसको हमने सेकेंडरी हाइपरटेंशन कंसीडर करना है। ये मेरे पास एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा। दूसरा है मेरे पास क्या? हाँ, एंडोक्राइनोलॉजी प्रॉब्लम, एंडोक्राइन प्रॉब्लम एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्यूक्रोमोसाइटोमा। प्यूक्रोमोसाइटोमा ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है एड्रीनल कैंसर, जिसकी वजह से मेरे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ज्यादा बनेंगे, और हमें पता है कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, इसके अलावा वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, जिसकी वजह से मेरे पास क्या आएगा? बीपी हाई होगा। ठीक है ना? इसके अलावा जो नेक्स्ट मेरे पास काज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का, वो है मेरे पास रीनल सिस्टम में कोई मसला है, आपकी किडनी में कोई मसला है, किडनी में कोई मसला आ गया है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या होती है? हाइपरटेंशन होती है। ठीक है ना? तो रीनल प्रॉब्लम में अगर हम देख ले, रीनल प्रॉब्लम, तो रीनल प्रॉब्लम में मेरे पास क्या होती है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है रीनल डैमेज, एक बंदे की किडनी डैमेज हो गई है, इसके साथ क्या होगा? सोडियम रिटेंशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम रिटेंशन है, जिसकी वजह से मेरे पास वाटर भी रिटेन होगा, और जिसकी वजह से मेरे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज। एक मेरे पास कंडीशन है जिसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब ये मेरे पास कौन सी कंडीशन है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नेफ्रॉन है, ये मेरे पास क्या है? नेफ्रॉन है। चलो ठीक, यहां से मेरे पास एफरेंट आर्टरी आती है, इसमें स्टेनोस, ये स्टेनोस हो गई, यहाँ पर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई, यहाँ पर स्टेनोसिस मेरे पास हो गई, यहाँ पर मेरे पास बीपी क्या होगा? लो बीपी जाएगा, लो बीपी जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास जो मिक्यूला डेंसा है, जिसने सेंस करानी है कि ये मेरे पास बीपी कम है, तो उसने रेनिन रिलीज करनी है, और रेनिन ने फिर रास मैकेनिज्म की एक्टिवेट करानी है, और रास मैकेनिज्म ने फिर बीपी को हाई करनी है। ठीक है ना? इसके अलावा जो मेरे पास काजेस है, कुछ मेरे पास कुछ ड्रग्स है, ड्रग्स की वजह से भी मेरे पास बीपी एलिवेट हो सकती है, जिसमें मेरे पास एनसेड्स है, एनसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये मेरे पास है, और इसके अलावा कार्टिको स्टेरॉइड, ये मेरे पास कुछ ड्रग है जिसकी वजह से मेरे पास बीपी एलिवेट होती है। ठीक है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब मेरे पास प्रेगनेंसी की वजह से भी, प्रेगनेंसी
की वजह से बी मेरे पास हाइपरटेंशन आती है। वो किस तरह? फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में मेरे पास क्या होता है कि GFR लो GFR हो जाती है, ठीक है ना। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेरे पास GFR डिक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से सोडियम की क्या होती है? रिटेंशन होती है, ठीक ना। जब सोडियम की रिटेंशन तो वाटर की भी रिटेंशन, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी मेरे पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ प्रेगनेंसी इंक्रीज और लीड टू हाइपरटेंशन, ठीक है ना। इसके अलावा एक और हाइपरटेंशन भी है जिसको हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अब ये मेरे पास कौन सी हाइपरटेंशन है? ये मेरे पास इस तरह हाइपरटेंशन होती है कि एक बंदा है, उसको कुछ वो नॉर्मल होता है, इसकी बीपी नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये डॉक्टर को देख लेता है, व्हाइट कोट को देख लेता है, इसकी बीपी जो है ना बढ़ जाती है। तो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, के नॉर्मली हाइपरटेंशन नहीं होता, लेकिन उसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बीपी आ जाती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। अब मेरे पास हाइपरटेंशन की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? मींस अगर आपने इस हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं किया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो मेरे पास कॉम्प्लिकेशन आएगी, हमें पता है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज के बाद सेकंड मेरे पास मोस्ट कॉमन हाइपरटेंसिव डिजीज है। हाइपरटेंसिव डिजीज मेरे पास मोस्ट कॉमन है इस्कीमिक हार्ट डिजीज के बाद। इस हाइपरटेंशन ने क्या करनी है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट करानी है, एनलार्जमेंट, जिसकी वजह से मेरे पास हार्ट फेलियर हो सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन हमें पता है कि लीड टू हाइपरटेंशन लीड टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। हाइपरटेंशन लीड टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस और जिसकी वजह से मेरे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास जो प्रॉब्लम होगी वो रीनल डैमेज होगी, किडनी मेरे पास डैमेज हो सकती है। इसके अलावा मेरे पास स्ट्रोक हो सकता है, चाहे हेमरेजिक हो चाहे मेरे पास इस्केमिक स्ट्रोक हो, लेकिन स्ट्रोक हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे पास क्या रेटिनल डैमेज हो सकती है अगर आपने बीपी को इसके अलावा मल्टीपल अदर ऑर्गन जो एंड ऑर्गन है उसकी डैमेज मेरे पास हो सकती है, ठीक है ना। अभी लास्ट एक दो तीन पॉइंट्स है जिसको मैंने मेंशन करनी है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमने तो ये पढ़ा, इसके कुछ एक्चुअल काजेज नहीं है कि मेरे पास ये क्यों है, लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन की प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। व्हाट डज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मींस कि मेरे पास वो फैक्टर्स जो कि काजेज नहीं है, लेकिन वो एनवायरनमेंट बनाती है, वो माहौल बनाती है कि मेरे पास हाइपरटेंशन हो। इसमें सिगरेट स्मोकिंग आती है, ओबेसिटी आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है, जेनेटिकल किसी है। तो दीज आर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिसने हाइपरटेंशन को लीड करानी है, जिसने हाइपरटेंशन को करानी है। थैंक यू सो मच।